नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चार क्वेश्चन रह गए थे। वो अपने एग्जाम में आते नहीं है वैसे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी मान लो आ भी जाए। ठीक है, तो कैसे किए जाते हैं वो क्वेश्चंस, वो टाइप के हैं। ज़्यादा टेंशन मतलब आप। ठीक है, ज़्यादा है नहीं वो दिक्कत। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये बात है। बाकी जो भी एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन भी देख लेंगे अपन। एक दो क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है। ठीक है, ये देखो। हाँ, ये था ये कर लिया था ना, वो लास्ट में बच रहा था। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। कब आया था? कौन सा था क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का? किधर गया यार प्रोबेबिलिटी? हाँ देखो, ये 119वां नंबर का देखो क्वेश्चन। एक पासे को है ना, जो 3 बार फेंका है, यानी 3 बार फेंका है। वो आपसे यूँ पूछा है कि है ना, कि प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे मान लो ये 1 आया तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 3 आया, मतलब एक से ग्रेटर देन एक होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे 3 बार, ऐसे टोटल कितने केस बनेंगे उसके हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ेगी। अब आप देखो, ऐसे क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाना है। इसके लिए क्या करेंगे अपन? इसके लिए देखो, आप क्या करो यहाँ पे, सबसे पहले एक रखो। टोटल केस कितने होंगे? 3 बार पासे फेंकते हैं, तो भाई एक बार पैसा फेंकते हैं तो 6 की पावर 1, 2 बार 6 की पावर 2, 3 बार फेंका तो 6 की पावर 3, मतलब 216 केस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो आपको क्या है कि भाई केस कितने बन रहे हैं। देखो, केस केस को कैसे करना है, यहाँ पे 1 रखा आपने और यहाँ पे रख लो आप 6। ठीक है, बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? 2 3 4 5, 4 नंबर आ सकते हैं ना। तो भाई 4 केस तो ये हो गए, एक से लेके एक और 6 रखा तो। ठीक है, अब रखो आप 1 और 5 रखो। 2 3 4, यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 2 3 4, 3 केस यहाँ पे हो गए, तो 3 यहाँ पे हो गए। तो अब यहाँ पे देखो, मैं गोला लगाता जा रहा हूँ ना, ये 4 केस, ये 3 केस। ठीक है, 216 केस अपने इधर। 216 को तो आप याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन 1 रख रहे हैं ना स्टार्टिंग में, उसका मैं बता रहा हूँ। 4 तो ये हो गए, 3 ये हो गए। ज़्यादा नहीं बनेंगे, देखना आप। ज़्यादा आप है ना पैनिक मत कर जाना बस कभी। ठीक है, अभी एक यहाँ पे रखा और 4 यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं अपन? 2 और 3, है ना। 2 केस ये बन गए दो। ठीक है, ठीक है, 2 बन गए। अब एक यहाँ रखा और 3 यहाँ रखा, 2 यहाँ पे बना। 2 ही रखा के आगे, तो एक केस ये बन गया। ठीक है, 2 ये, एक ये। तो भाई ये रखा है तो कितना हो गया? 4 3 7 और 2 9 और एक, 10 केस तो एक रखने पर हो गया। शुरू में अपन ने एक रखा ना, तो हो गया। अब रखते हैं अपन यहाँ पे 2। 2 यहाँ पे रख लिया और 6 यहाँ पे रख लो। अब देखो, सिंपल ऐसे करते जाओ। यहाँ पे कितने आ सकते हैं? 3 4 5, 3 यहाँ आ सकते हैं, तो 3 केस ये हो गए। ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 रखा और यहाँ पे अपन ने 5 रख लिया, तो यहाँ पे 3 और 4, 2 यहाँ पे आ गए। ठीक है, केस। और अभी मान लो मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ और यहाँ रख लेता हूँ 4, तो यहाँ पे 3, एक केस यहाँ पे हो गया। ठीक है भाई, 2 रख के अपना हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए थे अपने? हैं? ये देखो कितने हो गए थे। ये 10 को उठा लो। एक रखने पर कितना हो गया था अपना? 4 3 7 और 2 9 और एक, 10। 10 तो एक रखने पर हुआ था। ठीक है, 10 ये। और ये कितने हो गए? 3 2 6, 3 और 3 6, ये हो गए। अब रखते हैं अपन 3। 3 यहाँ रख लिया। ठीक है, यहाँ पे रख लिया 6। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 4 और 5, 2 केस ये हो गए। ठीक है, 2 ये हो गए। अभी मैंने रख लिया मान लो 3 और 5, तो यहाँ पे कितना आ सकता है? 4 आ सकता है, मतलब एक एक केस ये हो गया 3। अब ये देखो, अब 3 रख लिया, अब यहाँ पे रख लो आप 4। 4 5 और 6, एक केस ये बनेगा। ठीक है, तो अभी देखो कितना हो गया? 3 और 3 4, 3 2 5 और एक 6, टोटल 6 तो ये हो गए। और 2 और 2 4, 6 और 4 10, और 10 ये बने। टोटल बन गए अपने 20 केस। ठीक है, ऐसे बना लो बस केस। तो 20/216 हो जाएगा। ठीक है, 20/216 हो जाएगा। अब इसको काट लो, 10/108। 10 कितना हो गया? 108। अब इसको भी आप काटोगे तो कितना आ जाएगा अपना? 5/54। बस ये आंसर आ गया आपका, 5/54। देखो कितना सिंपल केस है। ठीक है, ये देखो, ये 5/54 आ गया। बहुत सिंपल आता है आरएस में तो। अभी आरएस में देखो, सीआईएसए का कितना सिंपल आया, 5% था ना। चलो ये भी बता देता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन नंबर देखो, 110वां है। कौन सा था? 119वां क्वेश्चन देखो। 119वां तो कर लिया। 118वां देखो। 5% 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज है, 2021 में आया था। और साधारण ब्याज और ब्याज का अंतर 183 रुपये, तो मूलधन क्या होगा? देखो, मैंने आपको वो तरीका बताया था ना कि 5% मतलब कितना होता है। पहले तो आप ये लिख लो, 5% मतलब बराबर होता है 1/20।
3 का है तो ऐसे लगा लो, यूं लगा लो, यूं लगा लो। ये 1/20 है, 1/20, 1/20 करना है सबको। तो 20 20 20 कितना हो जाता है? 8,000। ठीक है। तो यहाँ पे 20 का करा, 20 लगा ला तो 400 हो गया, ये 400 हो गया और ये 400 हो गया। ठीक है, ये 400 हो गया। और मैंने आपको समझाया ही था कि भाई यहाँ पे इस फर्स्ट साल का कितना हो गया? 20 रुपये। ठीक है, सेकंड साल का कितना हो गया? 20 रुपये। और थर्ड साल का कितना हो गया? ये 20 तो है ही, और फिर 20 का कितना बन जाएगा? 1/20 कितना होता है 20 का? 1। तो कितना हो गया? 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 1 61। आपको बताया हुआ है 61 बराबर कितना बताया हुआ है? 183 बताया हुआ है। तो 1 बराबर कितना है? 3 है। 1 बराबर 3, तो 8,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 24,000 आ गया। मुंह जबानी हो जाता है, अगर आपको इतना दिमाग हो ना तो फौरन हो जाएगा। देखो 24,000 आंसर आ जाएगा इसका, खत्म, बस इतना। ये 24,000 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम्म, तो ये क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको, वो भी बता दिया। अब ये देखो, ये 12वां 13वां 14वां 15वां क्वेश्चन है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या पता आपको ऐसा क्वेश्चन जिंदगी में देखने को मिल जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। वैसे आरएस में पूछेंगे नहीं, और मान लो पूछ भी ले तो आप पढ़ लो यार, 5-10 मिनट की बात है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो, जब सेम कंपटीशन होता है ना तो उसमें प्लस हो जाता है, और उसमें है ना ये ऐसे वेन डायग्राम बन जाता है। पर ये देखो डिफरेंट कंपटीशन बोल रहा है, ये डिफरेंट कंपटीशन, इसमें तो बात ही चेंज हो गई यार। डिफरेंट कंपटीशन हो गया ये तो, अलग अलग कंपटीशन में सक्सेस हो रहा है। यानी एक ही सक्सेस है 2/5, और अनसक्सेसफुल होने का क्या चांस है? ए नोट का है 3/5, ये है। ठीक है, ए नोट लिख देता हूँ फेल होने का। बी की सक्सेस का है 1/8, और ना होने का कितना है? बी नोट इक्वल टू कितना कर देता हूँ? 7/8 कर दिया। ऐसे ही सी का है सक्सेस का कितना है? 5/8 है, और सी नोट कितना हो जाएगा? 3/8। अब आपसे बोला है कि ऑल थ्री आर सक्सीड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग अलग कंपटीशन ना, तो इस वजह से इनका क्या करना पड़ेगा? अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सबको। जैसे ये 2/3 कर लिया, बी की कितनी है? 1/8 कर ली, और इसको कर लिया सी का कितना है? 5/8 कर ली। इन सबको टोटल मल्टीप्लाई कर दो, आप कितना आ रहा है? 5 दूना 10 आ रहा है, और नीचे कितना है? 8 8 8 24, 64 × 3 कितना होता है यार? 4 × 12 और 19, 192, 10/192, यानी 5 कितना हो जाएगा? जो भी हो जाएगा, 2×9 = 18, 2×6 = 12, 5/96 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब है कि ऑल एटलीस्ट वन ऑफ देम सक्सीड, मतलब कि इसका मतलब ये है कि भाई उनमें से कोई ना कोई पास हो। मतलब मान लो तीनों ही फेल हो जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट वन ऑफ द पास आ जाएगा। ठीक है। अभी नहीं होने की क्या बताई थी मैंने? एक तो 3/5 थी, 3/5 थी, ये 7/8 थी नहीं होने की, और ये 3/8 थी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, और फिर उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 7×3 = 21, 3×3 = 9, 9×7 = 63, ये निकाला था ना, 192 आया था, 192 आ गया। इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला दूसरा वाला पॉइंट आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, डिफरेंट है ना, इस वजह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ सकते हो। वैसे जो कभी आ जाए ना डिफरेंट, अगर सेम होता ना तो अपना फिर ये वाली चीज़ें लगती जो अपन पहले प्रोबेबिलिटी में करते जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब ये 13th नंबर का देखो, कंडीशनल का और इसका में एक डिफरेंस यही होता है बस। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ लो आप एक तरीके से। ठीक है, मोहन है ना 60% कोई केस में सच बोलता है, और सोहन है ना 80% बोलता है। यानी मोहन की तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? मोहन की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/10, यानी 6/10 कितना होता है? 3/5। ठीक है, 3/5 मतलब 5 में से 3 बार सच बोलता है और 2 बार झूठ बोलता है। और मोहन और सोहन है ना, सोहन जो 8/10 है, 8/10 मतलब ये हो गया 4/5। ये 4 बार सच बोलता है, और 4 बार, 5 में से 4 बार सच बोलता है, 1 बार झूठ बोलता है। कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ अदर फॉर द स्टेटमेंट, आपको क्या बोलना है? देखो कि कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक तो सच कोई बात को, या मोहन झूठ बोले और सोहन सच बोले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मान लो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो मोहन झूठ बोले, तो मोहन की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/5। मोहन तो झूठ बोल रहा है, एम नॉट,
तो झूठ बोल रहा है और सोहन सच बोल रहा है और सोहन सच बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी समझ लो। तो ठीक है, प्लस एक बार मोहन सच बोल रहा है और सोहन झूठ बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कर दो। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मोहन झूठ बोल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। ठीक है, और सोहन सच बोल रहा है उसकी कितनी है, 4/5 कर दो। ठीक, ये है। अभी दूसरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, पी कर देंगे अपन क्या, अब सोहन सच बोल रहा है 3/5 और वो ये मोहन सच बोल रहा है और सोहन झूठ बोल रहा है और इसकी कर देंगे 1/5। ये इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं। तो कितना हो गया, 8/25 हो गया ये तो, और ये हो गया कितना, 3/5। तो भाई इनको जोड़ लो, कितना हो गया, 8 और 3 11, 11/25 है ना, 8 और 3 11/25, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ रहे हो आप। भाई एक तो झूठ बोल रहा है तो एम एम और एम नोट निकालना है आपको, और सोन का एस और एस नोट निकालना है। भाई कॉन्ट्राडिक्टरी कब होगा, जब एक सच बोले दूसरा झूठ बोले, तो एम का उससे मल्टीप्लाई करो और उसका उससे मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और वैसे ही क्वेश्चन ये है, क्रिटिक रिव्यू हो रहे हैं भाई, 5:2, 4:3 और 3:4। ठीक है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो ना आप, कि भाई एक ऐसा बोल रहा है ना, तो देखो सही सच बोलने की मतलब अच्छा बोलने की प्रोबेबिलिटी 5/7 है। ठीक है, और उसकी है 4/7 है, और उसकी है 3/7। और इसके अपोजिट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/7। मतलब कोई भी मान लो ए है, बी है और सी है, तो ए नोट की कितनी हो जाएगी, और बी नोट कितना हो जाएगा, 3/7, और सी नोट कितना हो जाएगा, 4/7। ये ठीक है, 2/7। ठीक है, अब ये दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कि भाई फेवर, यानी फेवर में क्या होगा कि मान लो तीनों ही अच्छा बोले। एक तो ये प्रोबेबिलिटी ये होगी भाई तीनों ही अच्छा बोले, तो क्या हो जाएगा, 5/7 इंटू 4/7। देखो अलग अलग बोल रहे हैं ना, इस वजह से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/7 है ना, 3/7। अभी फिर प्लस करना पड़ेगा आपको, क्या क्या प्लस करना पड़ेगा, मान लो एक गलत बोले, ये 2/7 बोल रहा है, ठीक है, गलत बोल रहा है, और दूसरा सही बोल रहा है ना, तो 4/7 और फिर 3/7 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर एक और, फिर मान लो ये गलत बोल रहा है और ये दोनों सही बोले, जब भी तो मेजोरिटी बोल रहा है, देखो उसमें मेजोरिटी मेजोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी का तो भाई अच्छा बोलने वाले को ऊपर लिखा है और गलत बोलने वाले को ये, एक गलत बोल रहा है और दो सही बोल रहे हैं, उसकी भी ऐड कर देंगे अपन तीनों, और चारों केस को अपन को ऐड करके जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी वो प्रॉपर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कहने का मतलब ये समझो, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी अच्छा बोलने की है, PABC हो जाएगा एक तो। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी क्या, PA0BC, क्योंकि मेजोरिटी भी अच्छा बोल रही है ना, बी और सी भी अच्छा बोल रही है। ठीक है, प्लस पी, ए भी अच्छा, ए बोल रही है सही, बी नेगेटिव बोल रहा है और सी सही बोल रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस पी, ए, ए भी सही बोल रहा है, बी सही बोल रहा है, पर सी नेगेटिव बोल रहा है, ये हो जाएगा। और तीनों सही बोल रहे हैं, ये अपन ने पहले करी थी। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो, मैंने बताया ना, ए और ए नोट की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये अलग अलग बन रहा है सेट, इस वजह से ध्यान रखो, सेट ही अलग है यार प्रोबेबिलिटी का, देखो ये प्रोबेबिलिटी अलग अलग दी हुई है, एक में नहीं है, इस वजह से हो रहा है वो। ठीक है, अब ऐसे ही ये जो 15th नंबर का क्वेश्चन है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है, देखो ये क्वेश्चन आपको है ना, जो समझ लो बस, ऐसे आएगा नहीं, मेरे को पक्का पता है नहीं आएगा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। कोई भी क्लास है उसमें ऑब्जर्व किया कि 40% स्टूडेंट है मैथ्स में पास हुए, और 25% स्टूडेंट फिजिक्स में पास होते हैं। ठीक है, और 15% स्टूडेंट मैथ्स और फिजिक्स में पास हुए। कोई भी एक स्टूडेंट है रैंडम, वो मैथ में तो पास है, पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो फिजिक्स में भी हो। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ क्या है, कि मान लो कोई यूँ बोल दे, कोई परिवार में है ना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, क्या क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कि दो लड़के हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं कि, और है ना, दोनों दोनों बॉय हों, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। ठीक है, बॉय हों, और पर इसमें क्या दिया हुआ है, पर एक कंडीशन क्या दी हुई है, देखो कंडीशन ये आ जाती है कि एटलीस्ट वन बॉय है ऑलरेडी। ठीक है, एटलीस्ट वन बॉय है। देखो अब आपको क्या है, आपको मैं बता दूं, वन बॉय। अब पहले देखो कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये निकालो, ये कितनी आएगी। तो भाई एटलीस्ट वन बॉय है, देखो पहले सेट बनाओ, कितना कितना, दोनों बॉय हो सकते हैं, पहला बड़ा बॉय दूसरा गर्ल हो सकता है, तीसरा गर्ल और फिर बॉय हो सकता है, चौथा बॉय
गर्ल और गर्ल हो सकती है, ठीक है। अभी क्या है, अभी देखो, अभी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हटा दोगे तो 3/4 प्रोबेबिलिटी है ना इसकी, एटलीस्ट 1 की। अभी 3/4 में से भी आपको पहले दिया हुआ है 3/4, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही होती है। अब आपको निकालना है, अभी ये जो बॉय बॉय है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो ये क्या करना होता है कि मतलब ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो ये पी और बी दे रखी है ना कंडीशन, ये हो जाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बी अपॉन ए, समझ में आया? तो कोई बात नहीं, ये चक्कर हो जाता है। अब ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाता है, पी बी इंटू बी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये चीज इसमें दी हुई है, ठीक है। अभी इसमें यही चीज पूछा है आपसे कि वो फिजिक्स में पास हुआ हो, यानी आपसे यही पूछा है कि पी बी ऐसे पूछा हुआ, ठीक है। अभी आपको है ना, जो देखो ये दिया हुआ है ना, और अपन क्या करना है, अपन को बी अपॉन ए, यानी बी अपॉन ए मैथ्स का करना है। तो क्या आ जाएगा देखो इसमें, इंटा, तो इंटरसेक्शन दिया हुआ है ना आपको, क्या दिया हुआ है, हाँ 15%, तो यानी 0.15 आ जाएगा। और ये मैथ्स का दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैथ्स का, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी दी हुई ना 40%। आपको समझ में आया, कोई बात नहीं, 0.40 ये इसका आंसर आ जाता है, 15/40 आंसर आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो ये चीज़ समझ में आए, कोई बात नहीं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई बार मान लो ये क्वेश्चन आता नहीं है, पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी के मन में डाउट हो तो वही भाई ये वाली चीज़ होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। समझ में आया? पहले कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर कोई प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है ना, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हायर लेवल की है, अपने सिलेबस में नहीं है, पर मैंने आपको बताया कि भाई ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। अपने तो सिलेबस में सिंपल है, जो मैंने आपको बताई थी ना, सिंपल की कैसे आती है, ये वाली जो सिंपल है ना, ये ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं अपने। ये कहाँ तक आप समझो, ये 12वां क्वेश्चन चालू हो रहा है ना, उससे पहले पहले की, हाँ, ये यहाँ तक की, ठीक है। यहाँ तक 11वां क्वेश्चन तक की ही प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है आपसे। तो मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं आपको, ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं करवाता हूँ आपको क्या, हाँ हाँ, देखो आपने दिया हुआ है मीन, मीन के आगे क्या लिखा हुआ है सिलेबस में, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लिखा हुआ है, ठीक है। और ज्योमेट्रिक लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये लिखा हुआ है अपना हार्मोनिक मीन। तो आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, मीन ये भी दिया हुआ है, और जो मोड और मीडियन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई साहब ये मीन है ना, दो तरीके से काम आता है। मैं आपको है ना ये वाला पहले बता देता हूँ, ये इससे क्वेश्चन आते नहीं है, मान लो अभी जाए तो कैसे किया जाता है, मैं समझा देता हूँ। अभी मीन क्या होता है, मान लो मैं कोई सीरीज बोलूँ कि मान लो ये है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। ये सीरीज चल रही है, डिफरेंस चल रहा है दो दो का। आपसे मैं बोलूँ कि भाई 2 और 6 का मीन निकालो, क्या होगा, मीन क्या होगा, आप जानते हो कि इन दोनों को जोड़ दो, उसमें 2 का डिवाइड कर दो, अर्थमेटिक मीन हो जाता है ये, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन है ये, ठीक है। अभी क्या करोगे, 2 + 6 कर देंगे अपन, अपॉन 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 में 2 को डिवाइड गया तो 4 आ गया, ठीक है। ये हो गया अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों टर्म को जोड़ दो, a + b अपॉन 2 कर दो, ये क्या हो जाता है, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ओके, हाँ, एक सेकंड रुको भाई साहब, है ना, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। अब मैं आपसे यूं बोलूं, मान लो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया। अगर मैं आपसे यूं बोलूं कि 18 से 30 के बीच, 18 से 30 के बीच, ठीक है, 30 के बीच, बीच आपको आपको 3 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं भाई, आपको 3 अर्थमेटिक मीन, 3 AM निकालने हैं, 3 AM होनी चाहिए, 3 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। तो आप कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालोगे, निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे अपन, पहले क्या करेंगे अपन, ये है ना, अपन को देखो सिंपल क्या करना है, अपन को पहले डिफरेंस निकाल, डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस एक ऐसा होना चाहिए जिससे अपन को ये निकल जाए। तो क्या करो, ये जो बड़ी वाली टर्म है ना, 30 - 18 कर दो, ठीक है। और टोटल कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं, तो n+1 कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, 30 - 18 12 अपॉन 4, तो यानी 3 आ गए। तो 3 अर्थमेटिक मीन कौन कौन से हो जाएंगे, 18, 3 का है ना, 21 आ गया, 24 आ गया,
और कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा और 30। तो तीन अर्थमेटिक मीन के आगे आ गए 21, 24 और 30। मतलब देखो डिफरेंस सेम चल रहा है ना, 3, 3 और 3 का, तो ये तीन अर्थमेटिक मीन आ जाते हैं। तो उसका क्या चक्कर होता है, डी इक्वल टू पता क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, अर्थमेटिक मीन निकालने अपन को तीन, तो क्या होता है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, कितने अर्थमेटिक मीन दिए हुए हैं वो एन आ जाता है प्लस वन, और बी माइनस ए फिर डिफरेंस आ जाता है। तो जो भी टर्म से स्टार्ट होता है ना फिर उससे अपन आगे बढ़ते जाते हैं। और वैसे क्या होता है, दो टर्म का अर्थमेटिक मीन निकालना है, यानी 25 और 50 का मैं बोल दूँ अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो क्या होता है ए प्लस बी अपॉन टू कर दो, तो ये आ जाता है। ठीक है, एक तो उस तरीके से बताया क्या होता है बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, कोई भी आ जाएगा ना। कितने अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी को माइनस करो और कितने निकालने हैं आपको। ठीक है, अभी मान लो 25 और 50 में से आपको एक ही अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो क्या करेंगे 50 माइनस 25 कर दो या तो, ठीक है, अपॉन एन प्लस वन कर दोगे ना, कितना एक और एक दो निकालने हैं, तो कितना होता है 25 अपॉन दो कितना होता है, फिर उसको अपन को ऐड करना पड़ेगा, ये तो डिफरेंस आता है। ठीक है, 25 अपॉन दो 12.5 हो गए, यानी 12.5, तो 25 में 12.5 जोड़ दो कितना होता है 37.5, ये आ गया क्या आपका मीन। ठीक है, ये मीन आ जाता है। इस ये जो डी आता है ना उसको फिर आपको ए में जोड़ना पड़ता है, तो फिर वो मीन आते जाते हैं। ठीक है, वैसे 25 और 50 का आपसे कोई बोले कि अर्थमेटिक मीन निकालो, तो क्या करना होता है ए प्लस बी कर दो अपॉन टू कर दो दोस्तों, 25 प्लस 50 अपॉन टू कितना हो गया 75 अपॉन टू 37.5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये होता है अर्थमेटिक मीन। अब होती है एक ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है आपको मैं समझा देता हूँ। ज्योमेट्रिक सीरीज होती है जैसे ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है। क्या हो रहा है बताओ इसमें, ये दो से मल्टीप्लाई हो, दो से मल्टीप्लाई, दो से मल्टीप्लाई, दो से मल्टीप्लाई, दो से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, जो एक कोई भी रेशो होता है ना उससे मल्टीप्लाई होता जाता है। यानी कोई भी रेशियो होगा ना, कोई भी एक डेफिनेट टर्म होगी वो पिछले वाली टर्म से मल्टीप्लाई होता जाता है, मतलब ए आर होता है नेक्स्ट टर्म। मान लो ये ए है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा ए आर, फिर उससे अगला टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर, ये चलता जाता है। ठीक है, ये ए आर चलता जाता है और ये एन माइनस वन होता है। ठीक है, लास्ट तक ये टर्म मानी जाती है। ये तो होती है ज्योमेट्रिक सीरीज। अब मैं बोलता हूँ भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा आपका अंडर रूट ए बी। क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी। कोई मैं बोलूँ हूँ कि भाई 5 और 10 है, मान लो 5 और 10 है, इसका इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ। मैं यूँ बोल दूँ क्वेश्चन में इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो आपको क्या करना है अंडर रूट ए 1/10 ये कर देना है, 10 × 5 कर दो कितना होता है 50, तो अंडर रूट 50 इसका क्या आ जाएगा जी एम, यानी ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे कितने भी निकालो वो ऐसे आपका आता जाएगा। मतलब एक अर्थ जियोमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी। समझ में आया आपको क्या होता है अंडर रूट ए बी। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ 2 और 8 है मान लो ये। ठीक है, आपसे कोई बोले इसका इसका जीएम निकालो, जीएम क्या होगा इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है अपन को। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा भाई अंडर रूट ए बी बोला मैंने आपको, तो 2 है और 8 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 16, 16 का क्या होता है 4। तो ये सीरीज कैसी है 2, 4 और 8। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया आपका 4। अब मैं बोलूँ 2 और 8 का अर्थमेटिक मीन निकालो, अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा 8 + 2 कितना होता है अपॉन 2 कर दोगे तो 5। देखो अंतर आ गया ना आपका, 5 तो अर्थमेटिक मीन है पर ज्योमेट्रिक मीन क्या है 4। समझ में है आपको बात, तो बस ये इतना सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, बस इतनी सी बात होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे कोई एक इक्वेशन बनती है ना तो वो ऐसे बनती है, देखो ये आपको क्या बताऊँ मैं, ये जो होता है ना जैसे ए माइनस जी करते हो ना आप, तो क्या आता है ए प्लस बी अपॉन टू आता है माइनस अंडर रूट ए जी ए बी होता है। ठीक है, ये होता है। अब इसको जो सोल्व करते हैं ना तो ये बन जाता है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन टू को स्क्वायर, ये होता है ए माइनस जी। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है, आपको बस ये पुट करना होता है, फिर उसके बाद ये अपने आप ये आ जाएगा। आप करके देखोगे ना तो ये चीज़ होती है। ठीक है, वैसे जो अलग अलग इक्वेशन दी होती है वो सब चीज़ें होती हैं। ये मैंने आपको बताया है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और सबसे है ना फिर अब होता है एक हार्मोनिक सीरीज।
अब हार्मोनिक सीरीज क्या होती है भाई साहब, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। हार्मोनिक सीरीज कुछ नहीं होती, सिंपल होता है, कुछ नहीं है। सीरीज में क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया ना, 2 4 6 8, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसका एक अपॉन करते जाओ, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, उल्टी जो अर्थमेटिक सीरीज होती है ना, वो हार्मोनिक सीरीज होती है। ठीक है, समझ में आया। अभी आपसे कोई यूँ बोले कि भाई हार्मोनिक सीरीज है ना, अब इन ये दोनों हैं मान लो, ठीक है, ये 1/, मतलब ये चलता जाता है 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, ऐसे चलता जाता है ये, ठीक है। तो आपसे कोई बोले कि भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, आपने कभी उसका क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, वेलोसिटी के होते हैं ना क्वेश्चन, से वही एक तरीके से वही है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार ज्योमेट्रिक क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, हाँ सॉरी, हार्मोनिक मीन। इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, क्योंकि हार्मोनिक सीरीज है, तो इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन क्या होगा इसका, हार्मोनिक मीन क्या होगा, 1/A 1/B का हार्मोनिक मीन समझो आप, ये देखो ये क्या होता है हार्मोनिक मीन इनका, हार्मोनिक मीन होता है इनका 2AB अपॉन A+B। ये कैसे आया, वही सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1/A है प्लस 1/B है, अपॉन 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया बी प्लस ए अपॉन 2A अपॉन, अभी क्या है इसको उल्टा कर देंगे, 2AB है ये, तो उल्टा कर देंगे तो 2AB अपॉन A+B, ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या होता है हार्मोनिक मीन, ठीक है, 2AB अपॉन A+B, और सीरीज ऐसी दी हुई होगी आपको 1/A या 1/B, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस सिंपल सा है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और मान लो इसमें कोई डिफरेंस निकालना होता है ना, वो A-B, वो क्या होता है कि मान लो आपसे कोई पूछे कि भाई डिफरेंस की अगली सीरीज में इसका डिफरेंस बताओ, तो क्या करना है आपको, उल्टा कर देना है बस आपको, और फिर ना उसकी सीरीज में ए और बी का वही अर्थमेटिक मीन की तरह डिफरेंस निकाल के आपका वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोल दूँ 1/2 और 1/6 है, इसका आपको जो हार्मोनिक मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए क्या है, 2AB अपॉन A+B कर दो वैसे तो, या तो ऐसे कर दो, या क्या है, जैसे 2 है 6 है, इसके बीच का क्या है 1/4 है, और अर्थमेटिक सीरीज का तो उल्टा बोला मैंने, तो आप ऐसे कर सकते हो। अभी ऐसे करोगे ना 2AB, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू कितना है 6 है, 6 है और कितना है 2 मैंने बोला, और A+B कितना है 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, तो भाई ये 2 से 4 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, ये 3, तो ये आपका आंसर ऐसे आ जाता है, ठीक है ना, 2AB अपॉन A+B ये होता है, ओके। हाँ ठीक है, वो ऐसे चलता जाता है ना, ऐसे निकाला जाता है क्या, हार्मोनिक मीन। आपको समझ में आया हार्मोनिक मीन क्या होता है, मैंने आपको बताया हार्मोनिक मीन, आप ध्यान रखना, हार्मोनिक मीन क्या होता है 2AB अपॉन A+B, बस और कुछ नहीं है, इतना है। अब ये देखो मैं आपसे यूँ बोल दूँ भाई, इनका अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन और इनमें क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेशन क्या होगा आपको मैं समझाता हूँ। ये तो है 2AB अपॉन A+B है, ठीक है, इसको मैंने अर्थमेटिक A+B है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है A+B अपॉन 2 है, ठीक है, इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचता है, ये इससे ये कट गया, ये से ये क्या कट गया, ये AB बच गया। तो AB क्या होता है G² होता है, आपको पता है ना भाई, अंडर रूट ए, और जी क्या होता है अंडर रूट ए बी, ज्योमेट्रिक मीन ए बी होता है, तो क्या हो गया G² इक्वल टू ए बी, तो मतलब क्या हो गया इसका सीधा सा एम्प्लीफिकेशन होता है G² इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन होता है बस, ठीक है, ये हार्मोनिक मीन होता है, ये इक्वेशन याद रखना, कभी पूछे तो ये डायरेक्ट पुट करना है आपको, ठीक है, हर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू G² यानी ज्योमेट्रिक मीन, तो ये चीज़ होती है। अभी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आया नहीं, अगर कोई मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपको मैं कल करवा दूंगा इसके साथ साथ, बाकी तो अपन जो टेबल बनी हुई होती है ना मीन मोड मीडियन वो करेंगे इसके बाद, ठीक है। ये आज इतना सही था बस, मीन का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, मीन और ये सब चीज़, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड मीन्स का इंट्रोडक्शन के साथ ये वीडियो डल जाएगी, मैंने पीडीएफ आपको पहले डाली हुई है, तो समझ में आया, प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुकी है, मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा दिया, कैसा क्वेश्चन आया, अब की बार का भी क्वेश्चन करवा दिया, पिछली बार आया था उसका भी करवा दिया, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन मिले तो वो मेरे को बताओ, बाकी मैंने जो भी सेकंड ग्रेड में आया था ना वो भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, पिछली वीडियो में करवा दिया था, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।